हेलो एंड वेलकम बैक। आज की चर्चा में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो जेटेट सिलेबस के अनुसार जो हमारा साइंस का जो टॉपिक है उसको। और जैसा कि हमने पिछले सीरीज में हमने शुरुआत किया था क्लास 6 के विज्ञान के ऊपर, और आज की हम चर्चा उसी को आगे करने वाले हैं। तो पिछला क्लास में हमने पहला चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया था, दूसरे चैप्टर्स में थे, और वो दूसरे चैप्टर्स के अब हम लोग करीब करीब लास्ट के पोर्शंस में पहुंचने वाले हैं। तो हम उसकी भी शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। तो बेसिकली तौर पर हमने कल बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे कंसेप्ट पर भी चर्चा कर लिया था। जैसे हमने कल सेकेंड चैप्टर्स में भोजन के घटक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और मोटा मोटी हमने इस पर बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जैसे हमने भोजन के अंदर जो पाए जाने वाले पोषक तत्व है उनकी भी चर्चा की थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, जल, रुद्रांश, ये इन सारी चीज़ों पर भी हमने कल की चर्चा किया था। फिर टेस्टिंग पर बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग कैसे होती है। तो हमने कहा था कि एक आलू लीजिए, उसे कटिंग करिए, आयोडीन की अगर आप बिलियंस डालते हो तो फिर वो आपको काला या नीला रंग के दिखेंगे। फिर हमने देखा था प्रोटीन के परीक्षण कैसे किया था। तो प्रोटीन के लिए हमने कोई भी पदार्थ का चूर्ण बना करके उसमें हमने थोड़ा सा जल की मात्रा और कॉपर सल्फेट और कास्टिंग सोडा डाल करके टेस्टिंग किया था, जिससे बैगनी कलर की अगर वहाँ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन मौजूद है। फिर हमने वसा का देखा था, जिसको पीस करके जब हम कागज में रख रहे थे तो तेल का धब्बा छोड़ रहा था, इसका मतलब है कि उसमें वसा मौजूद थे। मोटापा का क्या कारण था? तो वसा का जो मात्रा बढ़ना है वही हमारा मेन कारण के रूप में देखने को मिल रही थी। तो इन तमाम टॉपिक्स पर भी कल हम लोगों ने चर्चा किया था। संतुलित आहार पे बात की थी कि क्या होती है। तो जिस आहार में अल्प मात्रा में बहुत सारे जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स की अल्प अल्प मात्रा में, इसके अलावा नुट्रिएंट्स, जल की मात्रा होती थी, वो एक संतुलित आहार के रूप में होती थी। कल की चर्चा जब लास्ट में हमने पहुंचा था तो हमने देखा था कि अगर इन मिनरल्स का, ये पोषक तत्वों का अगर हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा ना हो तो हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ऐसे में कल की चर्चा हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग बेसिकली तौर पर इस टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम जानने की सबसे पहला कोशिश करेंगे कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं, और उस रोग के लक्षण को आप कैसे पता कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है इस पर भी चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज की चर्चा में बात करें तो सबसे पहले हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम विटामिन ए पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो अगर आप विटामिन ए की बात करते हो तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विटामिन ए में हमें क्या देखने को मिलती है। कि विटामिन ए में हमें सबसे पहले जो देखने को मिलती है वो है दृष्टिहीनता, यानी कहने का मतलब आपकी आंख की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, त्वचा रोग की भी समस्या आपको देखने की मिलती है। लेकिन जैसे कि हमने विस्तारता पूर्वक से बात किया था कि अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको कैसे कैसे लक्षण शुरुआत में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये होगा कि आप कमजोर हो जाएंगे आंखों से, और आप दूर की दृष्टिता खो देंगे, रात में आपको कम दिखाई देने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं, खास बात करके विटामिन ए की कमी से, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन, अब बी की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन बी1, जिसमें मुख्यतः है विटामिन बी1 की चर्चा करेंगे तो इससे हमें जो लक्षण मिलती है, यानी कि रोग मिलता है जिसका नाम है बेरी। और ख़ास बात करके इससे हमारे पास क्या होती है कि हमारी पसलियाँ दुर्बल हो जाती हैं, और ख़ास बात करके ऊर्जा की इसमें कमी हो जाएंगी। आप थकावट महसूस करोगे, आप कुछ काम कर रहे हो और थक गए, पढ़ने बैठे हो, नींद लग जा रही है, भाई साहब ये सब बेरी के लक्षण है। विटामिन सी की अगर हम चर्चा करेंगे तो स्कर्वी नाम की यहाँ पर रोग आपको देखने को मिलेंगी। इसके वजह से क्या होंगी कि मसूड़ों से खून आने लगेंगी। ठीक है, आपकी जो घाव है वो लेट में भरेंगी, यानी कि अगर आपने
चाकू से खुद को काट लिया या कहीं पर चोट लग गई है तो उस घाव को भरने में आपको अच्छी खासी समय लग सकती है, इस बात को ध्यान में रखनी है। विटामिन डी की अगर आप बात करते हो तो विटामिन डी आपने पहले भी सुना होगा, इसका रिकेटस या सूखा रोग जैसा आप समझ सकते हो, जिसमें मेनली तौर पर आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी अस्थियां मुलायम हो सकती है, यानी अस्थियां मीन्स हड्डी आपकी मुलायम हो जाएंगी, वो मुड़ने लगेंगी, ताकत नहीं रहेगा, आप का शरीर का ढांचा ठीक नहीं रहेंगी, क्योंकि शरीर के ढांचा अगर कोई दिया है तो वो अस्थि एक मेन रोल अदा करती है। उसके बाद हम आगे की अगर हम बात करते हैं तो जैसे देख सकते हैं, हम कैल्शियम्स पर बात कर लेते हैं। कैल्शियम्स के वजह से क्या क्या हो सकती हैं, तो कैल्शियम के वजह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मेनली तौर पर जो बीमारी हो सकती है वो है अस्थियां और दंत क्षय, यानी कि आपकी हड्डी कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगी, दांत में पीलापन, कैविटी या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो कैल्शियम्स की आपकी कमी हो चुकी होंगी। कैल्शियम्स कहाँ से आ सकते हैं, तो दूध और अंडा इसके मुख्यतः स्रोत है, हमने इस पर भी चर्चा किया था। आप वो खाएं, थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी, या कैल्शियम्स की आप टेबलेट भी ले सकते हैं। आयोडीन की बात करते हैं तो इससे घेंघा रोग बहुत फेमस है, और जैसे गला में आपको खराश अगर आ रही है या फिर गला में इस टाइप का कुछ फूल जाता है, खास बात करके अगर बच्चों में देखा जाए तो इसमें मानसिक विकलांगता भी देखने को मिलती है, यानी उसके सोचने समझने या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आयोडीन की कमी से, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी, इतनी चर्चा हो गई। अब आ जाते हैं लोह के ऊपर, और लोह के वजह से आपको जो बीमारी होती है उसको अरक्ता कहते हैं, या हम सिंपली भाषा में अगर हम समझे तो ये कमजोरी लाने का मुख्य कारण है। यानी खास बात करके कई बार आप अगर स्कूल वगैरह में भी देखोगे तो लड़कियों को या छोटी बच्चियों को खास बात करके आयरन्स की गोली दी जाती थी, ताकि उनको एक मजबूत स्थिति में लाया जा सके। ऐसे अगर आपको भी कमजोरी है तो आप आयरन्स की गोली ले सकते हो। ये हमारी बहुत सारी चीज़ों पर मदद कर सकती है। या अगर आप आयरन की अगर आप टेबलेट नहीं खाना चाहते हैं तो आप मटन से हो सकती है, पालक हो सकती है, अदरक हो सकती है, इस टाइप के कुछ पदार्थ हैं जिनका सेवन करके आप अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, इन सारे रोगों से आप बच सकते हैं। तो मेनली यही कुछ पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट नंबर दिलाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स फाइनली खत्म होती है। आइए हम इसकी समरी पर चर्चा करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। तो मेनली तौर पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसके कुछ विशेष समरी है, या आप सारांश जिसे कहते हैं। तो आइए हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे खास बात करके सबसे पहले हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम हमारे क्या क्या हैं। तो मुख्य पोषक तत्वों के जो नाम है वो आपने यहाँ पर देखा कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होती है। आहारी रेशे को हमने रुद्रांश के नाम से भी जाना था, तो ये विशेष बातें रही हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती हैं, ये भी हमने चर्चा कर लिया था क्लास के अंदर भी। और कार्बोहाइड्रेट और वसा की अगर सेम मात्रा है तो वसा हमें ज़्यादा एनर्जी देने की काम करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन और खनिज लवण क्या करती हैं, तो विशेष रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, मजबूती प्रदान करने, वृद्धि करने में, यानी कि बढ़ावा देने में, लंबाई बढ़ने, बॉडी में अलग अलग स्ट्रेंथ बढ़ने में प्रोटीन हमारी मदद करती है। जैसे आप बॉडी बनाने जा रहे हो तो जिम वाला भी बोलता है भाई प्रोटीन ले लो, आपकी बॉडी मसल्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये हर एक पार्ट में वृद्धि का काम करती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। अगर हमें एग्जाम सॉल्व में भी क्वेश्चन आती है कि रोगों से रक्षा करने में कौन से हमारे पोषक तत्व मेन है, तो हम विटामिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है जी, आगे अगर हम बात करेंगे संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त
रुद्रांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थिति होनी चाहिए। यानी ये हमारे पास की पॉइंट रहेंगी कि सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, जल भी मौजूद हो और आहारी रेशे भी हमारे भोजन में मौजूद होने चाहिए। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हमने इस पर भी बात किया था कि भाई साहब, अगर आपको एक लंबी समय तक अगर इन सारे चीज़ों पोषक तत्वों से अगर आपको दूर रखा जाएगा तो आपको रोग होने की पूर्णतः संभावनाएं हो जाती हैं। यही बात है जो हमने यहाँ पर चर्चा किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसके समरी में कुछ और भी विशेष है। नहीं, अब हम लोग फाइनली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का भी बस एक एक बार खुद में चर्चा कर लेते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार चर्चा करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया एग्जाम हॉल में भी मिलेंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे। अभी हमने चर्चा करके आया, समरी से चुरा करके भी लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, इन सारी चीज़ों को निम्नलिखित के नाम लिखिए। हम लोगों को बाकी सारों का नाम भी लिखना है। जैसे पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, हमने ये देखा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण का काम करती हैं भाई, वो प्रोटीन है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, अच्छी दृष्टि यानी आंख को तेज करना, तो विटामिन ए ले लो आप। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह खनिज जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो भाई साहब मेनली तौर पर हड्डी को ठीक करना है, कैल्शियम ले लो। और ये आप मेनली तौर पर कर सकते हो, या तो आप विटामिन सी की भी आप प्रबलता ले सकते हो मेनली तौर पर, लेकिन ज़्यादातर हम कैल्शियम्स के पार्ट लेंगे ताकि हमारी हड्डी ठीक रहे। आगे अगर हम बात करें, दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा कहाँ कहाँ मौजूद होती है, हमने पीछे कुछ फोटोज वगैरह देखी थी जिसमें वसा के कुछ उदाहरण रहे हैं, मंड के रहे हैं, आहारी रेशे रहे हैं, प्रोटीन रहे हैं। इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, वसा जो है तेलीय पदार्थ, जैसे आप पनीर ले लो, उसके बाद घी ले लो, ये सारी चीज़ें। मंड की अगर बात करेंगे, चावल ले लो, आलू ले लो। आहारी रेशे की बात करेंगे तो जो हम चावल लेते हैं या गेहूं आटा पिसवाते हैं, उसमें भी उसके चोकले वगैरह होते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। प्रोटीन्स के लिए अगर आप बात करते हो तो दूध है, अंडा है भाई, उसके साथ घी है, बहुत सारे बटर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में है। बाकी आप पीछे की जो इमेजेज हैं उनको एक एक बार एनालाइज करेंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाती हैं। आगे इसमें से है कुछ इंपॉर्टेंट टिक करने वाले सवाल। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम केवल चावल खाते हैं तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास चावल खाने से हमें पूरी एनर्जी मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकती है, क्योंकि बेसिकली तौर पर हम एक संतुलित आहार लेना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होगा। जबकि चावल में क्या है, केवल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम रूप में पाई जाती है, तो ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक उतनी नहीं है। संतुलित आहार खाकर अभाज्य जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। देखो, अभावजन्य रोग जो है वो बेसिकली तौर पर क्या है कि किसी को ये पोषक तत्व मिल ही नहीं रही है, तो हम इसे अभावजन्य रोग कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी। अब क्योंकि यहाँ संतुलित आहार इसे दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है संतुलित आहार में पोषक तत्व, जल, आहारी रेशे पर्याप्त मात्रा में होंगी। ऐसे में ये पूर्णतः हो जाती है कि उसकी रोग ठीक हो जाए। आगे के ग नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करें तो शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, ओबियसली, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पदार्थ में बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। हमें अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग पदार्थ लेने की प्रबलता अगर होती है तो वो ज़्यादा बेटर है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे लिए गलत हो जाएंगे, तो पहला हमारा और चौथा गलत हो जाएंगे, बाकी दो गो हमारा पॉइंट सही है, तो ये हम चर्चा कर सकते हैं।
आगे अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे 5 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या है कि खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो भाई अभी हमने देखा कि विटामिन डी के अभाव से क्या होती है, तो हमें सूखा रोग यानी स्केलेटन, बेसिकली तौर पर क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे हड्डियों का मतलब कमजोर हो जाना, इस तरीके की रोगों से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ी सी पीछे भी चले जाएंगे तो आपको इसकी विशेष डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि देखो यहाँ विटामिन डी से हमें रेक्टेस जैसी बीमारी हो सकती है, यानी सूखा रोग टाइप का जनरली आपको होंगी। और यहाँ पर अगर बात करेंगे कि कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो भैया B1 जो हमारा था विटामिन, उसके वजह से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसके साथ हमारा ख नंबर कंप्लीट होती है। ग नंबर में देखेंगे तो विटामिन सी के अभाव से कौन सा नामक रोग होता है, तो भाई विटामिन सी के कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग देखने को मिला है। और नहीं तो आप एक बार पीछे चलेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी बात देखने को मिलेंगी, ठीक है, विटामिन सी से। अगर आप देखेंगे चौथे नंबर यानी घ में, हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी हमने पहले भी चर्चा किया था, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी यानी दृष्टिहीनता वाली रोग होती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फाइनली कंप्लीट होती है, जहाँ पर हमने इसके बेसिक्स को पढ़ा, समझा, समरी एनालाइज किया और बाद में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर भी अब कमांड कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं फाइनली तीसरे चैप्टर की तरफ। और तीसरे चैप्टर में हमारे पास है तंतु से वस्त्र तक, यानी कि कैसे एक कीट के रेशे से हम कैसे वस्त्र बना सकते हैं, भेड़ के रेशे से वस्त्र बना सकते हैं, इस पर रिलेटेड है। लेकिन ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स और सिलेबस के अनुसार इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो हम इसे स्कीप कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास समय बच जाती है तो इन टॉपिक्स को एक बार हम लोग समराइज कर सकते हैं, बट अभी इसकी कोई वैसा जरूरत नहीं है। हम आते हैं चैप्टर्स नंबर 4 पर, जहाँ पर हम बात करेंगे वस्तुओं को समूह बनाना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और ये सिलेबस में मेंशन है, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी से आगे जाकर के हम पदार्थ के अलग अलग विभिन्न स्वरूप पर भी चर्चा करेंगे, तो इस वजह से इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब हमारे पास चारों ओर की वस्तुएं हैं, बहुत सारे आप देखेंगे कि आपके घर में भी देखेंगे तो कुछ प्लास्टिक्स के हैं, कुछ लोहे की हैं, कुछ कपड़ों की हैं, तो कुछ और भी मार्बल्स, पत्थर वगैरह के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे वस्तुएं जो काम की चीज़ें रही हैं। ऐसे आप इस इमेज के थ्रू भी देखेंगे तो बहुत सारे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये सारी जो आप देख रहे हैं ये आपके घर में भी कहीं ना कहीं फेंका या पड़ा हुआ होगा। तो इन्हीं सब का समूह बना करके हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये किस किस प्रकार के पदार्थ हैं, क्या ये प्लास्टिक है, क्या ये लोहा है, क्या इसकी और भी बहुलता क्वालिटीज हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हो प्लेट, जिसको इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य चीज़ों की भी दिखती हैं। पेन अगर आप देखेंगे प्लास्टिक है, धातु के रूप में लकड़ी है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, ये आदि कागज जैसे आप देखोगे तो कागज में आपको पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर इस टाइप के दिखेंगी। चमड़ा देखोगे तो बेल्ट है, बैग है, बहुत सारी चीज़ें। प्लास्टिक्स की अगर आप बात करोगे तो देखोगे चेयर बना हुआ है, आपका फूल का गमला बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रुई आप देखोगे तो उससे कपड़ा बना हुआ है, डॉक्टर जो इलाज करता है पट्टी बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप आसपास देखे ही होंगे। अब बात कर लेते हैं पदार्थों के गुण के बारे में। तो पदार्थ के अलग अलग गुण हैं। जैसे प्लास्टिक है तो वो क्या करता है, पानी को रोक लेता है, लेकिन अगर आप कपड़ा में पानी डालोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। इस टाइप के अलग अलग पदार्थ हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं रही हैं। कुछ पदार्थ कठोर हैं तो कुछ नॉर्मल है, जिसका कुछ पदार्थ को आप मोड़ सकते हैं, किसी को आप मोड़ ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सख्त है, इस टाइप की चर्चाएं हैं। उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम इसकी उतनी ज़्यादा कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा बात कर नहीं रहे हैं। बहुत पदार्थ ऐसे भी हैं जिसके आर पार आप देख सकते हो, किसी का आर पार आप नहीं देख सकते, यानी पारदर्शिता पर भी चर्चा की गई हुई है। और इतना ही बात है जो हमने कर लिया है। इसकी एक समरी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसा था नहीं
कि हम इस पे डिटेल चर्चा किया जा सकता था एग्जाम के पर्पज से, तो हमने बस इसको ऊपर ऊपर एक चर्चा कर लिया है। आइए हम इसकी समरी पर चर्चा कर लें ताकि हमें एक विशेष जानकारी मिले। यहाँ पर अगर हम सबसे पहला पॉइंट को अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। हाँ भाई, क्यों नहीं, ये हमने पहला पॉइंट देखा ही था कि हमारे पदार्थ जो है वो बहुत सारे हमारे आसपास की वस्तुएं बहुत सारे पदार्थों से बनी हुई है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाया संभव हो सकता है अथवा इसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जाता है। तो ये खास चीजें रही हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये हम ऑटोमेटिक जानते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। विलय मतलब घुल जाना, अविलय मतलब जल में नहीं घुलना। तो ये विशेष बात रही है कुछ पदार्थ के। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य लकड़ी धातु अपारदर्शी होते हैं और कुछ पारभासी होते हैं। तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे जब हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस पर भी, कि पारदर्शी क्या है, अपारभासी क्या है और पारभासी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिव्यू ये दे देते हैं आपको कि पारदर्शी जिसके आर पार एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसके आर पार आप एक भी कुछ भी नहीं देख सकते हैं, और पारभासी यानी कुछ हिस्सा आप देख सकते हो और कुछ नहीं, यानी धुंधली धुंधली टाइप सा। जैसे आप एक कागज के अंदर तेल के धब्बे लगा दो और फिर देखने का प्रयास करोगे तो आपको हल्की हल्की दिखाई देंगी, या कांच के अंदर आप खुरद दो यानी कि उसमें थोड़ी बहुत गंदगी रही तो कुछ आप देख सकते हो और कुछ नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें रही हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक मेनली बात यह है कि पदार्थों को उसके गुणों में समानता एवं भिन्नता के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। यानी अगर कोई समान है उसको अलग, अगर कोई अलग है तो उसको फाइनली अलग करके हमें रखना पड़ता है। आगे बात करेंगे वस्तुओं को सुविधा और उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहिक किया जाता है। यानी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तारता लाने के लिए, या हम इतने संसार में वस्तु देखते हैं तो हर एक की तो हम डिटेल चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको समूह में उसके गुणों के आधार पर बांटते हैं। जैसे प्लास्टिक की कोई वस्तु है तो उसको प्लास्टिक के अंदर ही बांटते हैं। जैसे पंखा भी प्लास्टिक का बनता है, आयरन आपको का ऊपरी हिस्सा प्लास्टिक से बन जाता है, प्लास्टिक से आपके चेयर्स बन जाते हैं और भी सामान है। तो अलग अलग पढ़ने के बजाय हम चेयर और पंखे और बाकी सारे में प्लास्टिक के गुण हैं तो हम बेसिकली प्लास्टिक के बारे में चर्चा करते हैं। यही बात यहाँ पर रही है। इसके क्वेश्चन पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर भी अगर आप चाहें तो एक एक बार आप इसे खुद से भी पढ़ लें, या नॉर्मल सी चीज़ें रही हैं। जैसे कौन सा पदार्थ पारदर्शी है, कौन सा नहीं है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। इस टाइप के कथन को टिक लगानी है, सही है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन है, आप चाहें तो एक बार खुद से पढ़ लें। इम्पोर्टेंट होता अगर खास बात करके एग्जाम्स पर्पस के लिए या कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज रहता तो हम इस पर चर्चा करते हैं। बाकी आप इसे खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। पदार्थों का पृथक्करण, और ये चैप्टर अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि हमारा विशेष रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपकी क्वेश्चंस बनेंगी और इस चैप्टर्स में हम पूरे एक डिटेल इसकी रीडिंग करते हुए इसकी समरी और इसके क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए फटाफट इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, यानी अलग थलग करना। पृथक्करण का मतलब डाइस्टिन पर। जैसे आप चाय बनाएं, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती अलग और चाय अलग है, जाहिर सी बात है। कई बार आप देखते हो कि कुछ चावल में है, चावल में कंकड़ है तो आप उसको अलग करते हो। कई बार आप गांव देहात में अगर आप देखेंगे तो कई बार गेहूं जब निकाला जाता है
तो क्या होता है, थ्रेसिंग मशीन का यूज करते हैं और वहाँ से फिर अलग अलग गेहूँ अलग भूसा अलग ऐसे भी देखे हो आप। कई बार वो नहीं देखे हो तो घर बनाते वक्त देखोगे कि प्लस्तर करने के लिए हम लोग बालू को चालते हैं, है ना। तो वो क्या करती है, महीन जो महीन महीन बालू है उसको अलग करती है और रोड़ा वाला है उसको अलग करती है, यानी बड़ा कंकड़ को अलग करती है। इसी तरीके से दूध मक्खन बनाने में या घी बनाने में भी बहुत बार उसको अलग अलग करने की प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो इसी पर विशेष बातें रही और यही है पृथ्वीकरण का पूरा सारांश, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम कुछ चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे नमक में अगर आपका कुछ कचरा मिक्स हो गया तो नमक को आप कैसे प्यूरिफायर करके अंदर अलग कर सकते हैं, उसको शुद्ध कैसे बना सकते हैं, इसी पर पूरी चर्चाएं रहती हैं जो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि इस पर पृथ्वीकरण की क्या क्या विशेष विधियां हैं, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और खास बात करके बहुत ही विस्तारिता लाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमें एक विधि जो देखने को मिलेगी जिसको हम यहाँ पर नेमिंग करें तो इसको हम लोग हस्तचयन विधि कहते हैं। अब ये विधि क्या है, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं जहाँ से मार्किंग की गई हुई है। आपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। आप अगर गांव वगैरह में रहते हैं तो मम्मी लोग को देखे होंगे कि जब वो लोग चावल या बाकी सारे चीज़ों में देखते हैं पत्थर वगैरह तो उसको हाथ से इस तरीके से अलग करने की कोशिश करते हैं। या कई बार आपने भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जिसको हाथ के मदद से जो कंकड़ पत्थर है या बाकी सारी चीज़ों को अलग किए होंगे। ठीक है, या आपके पास 3-4 चीजें मिक्स हो गई होंगी तो ऐसे हाथ से उसको अलग करने की जो कोशिश करते हैं उसे हम हस्तचयन विधि कहते हैं। यानी पृथक्करण करने का ये एक विशेष और पहला मेथड है कि हम उसे हाथ के द्वारा अलग करने की कोशिश करते हैं और इसी चलते हम इसे हस्तचयन विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करोगे तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चचा यहाँ से देखो हाथ के द्वारा कुछ से अलग 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 करके देख रहा है। बाकी आप इसकी जो बातें हैं आगे हम लोग करेंगे। दूसरी जो विधि है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे और वो है हमारे पास थ्रेसिंग, जिस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी थ्रेसिंग्स क्या है, बेसिकली तौर पर जैसे चावल वगैरह से भूसा वगैरह जो अलग करना रहता है, जैसे गांव देहात में जब ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। जैसे आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इंडिया में अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। मेनली तौर पर जैसे आप गेहूं है, गेहूं को काटे थ्रेसर्स में डाले, थ्रेसर्स क्या करते हैं, गेहूं अलग भूसा अलग, इस टाइप की जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं और यही इसकी की पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थोड़ी और इसमें विस्तारिता लाने की, तो अब हम लोग एक नए विधि की और चर्चा करेंगे जिसका निष्पावन विधि हम लोग कहते हैं। अब ये विधि क्या है, आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। निष्पावन विधि में वो होती है कि जैसे आप देखोगे कि पहले क्या होती थी कि इस तरीके का ये जो आंटी आप देख रहे हैं वो क्या करिए, सूप में ले करके उसे पंखे के सामने भी आप इस तरीके से अगर हिलाओगे तो भूसा अलग हो जाता है, चावल अलग, या आप हवा के दिशा के या हवा जिधर से आ रही है वहाँ खड़े होकर के जब आप इस तरीके से करेंगे तो भूसा अलग हो जाती है, मेन पार्टिकल यहाँ रह जाती है। तो इस तरीके की विधि को हम निष्पावन विधि कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पवन की यूज करते हुए हम इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर इसकी एक विशेष डिटेल चर्चा लिखी भी गई हुई है जो यहाँ पर हम चर्चा आपके सामने कर देते हैं। यहाँ मेनली लिखा गया है कि जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है, क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई है? हाँ, बिल्कुल सफल हुई है।
किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को हम निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी कणों और हल्के अवयव को पृथक करने को किया जा सकता है, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें और क्या क्या चीज़ें रही हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे चालन विधि की, और ये काफ़ी फेमस है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई हम लोग कई बार आटा में कीड़ा पड़ जाए तो उसको चाल करके अलग करने की ये चीज़ें करते भी हैं। कई बार उसके चोकर को अलग करने के लिए भी करते हैं। कई बार आप ये घर बनाते वक्त बालू से बड़े पार्टिकल्स को अलग और छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स को अलग करने की भी विधि आपने देखा होगा। तो इस तरीके की विधि को हम लोग बेसिकली तौर पर चालन विधि कहते हैं। तो इसके बारे में भी हमने विशेष यहाँ पर आपके सामने रखा है, इसे आप एक बार रीड कर सकते हो, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हमें 3 और टॉपिक जो पढ़नी है और यहाँ से क्वेश्चन मेनली बन सकते हैं। तो ये टॉपिक्स क्या हैं, आइए हम इस पर भी विस्तारिता लाने की कोशिश करते हैं। तो ये टॉपिक हमें जो दिख रही है इसका नाम है मेनली तौर पर अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, और यही 3 टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए जी, अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव का नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। देखो कई बार चीज़ें क्या हो जाती हैं कि कुछ चीज़ों को पृथक करने के लिए हम उसे जल में घोल देते हैं, और जल में घोलने के साथ वो क्या होती है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और या सो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। जैसे कई बार आप देखो होगे कि गेहूं से जब हम लोग गेहूं का थ्रेसिंग से करा करके घर ले लाए, घर लाने के बाद भी या कई बार देखोगे कि उसमें कुछ बहुत गंदगी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको धोने के प्रक्रिया में देखते हैं कि गेहूं जो है क्योंकि भारी होता है तो नीचे दब जाता है, लेकिन जो भूसे वगैरह है वो क्या करती है ऊपर उठ जाती हैं। तो उस तरीके की जो प्रक्रिया होती हैं उसको हम लोग अवसादन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इस वाले अगर आप इमेज में देखेंगे तो कुछ पार्टिकल्स नीचे यहाँ काले धब्बे में बैठे हुए हैं, और कुछ पार्टिकल्स जो गंदगी है जो ऊपर की तरफ यहाँ पर दिख रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अवसादन मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब ये भी बात सही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जल में तो उसको घोलने के बाद ऊपर क्या हो गया कि गंदगी पार्टिकल्स आ गए, अब उसको केवल जल को ही क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं इस तरीके का। तो जो बाहर निकालने की इस तरीके की प्रक्रिया है उसको निस्तारण कहते हैं। और ये कॉमन सी बात है जो घरों में अक्सर यूज करती हैं हमारी माँ, जो कई बार होली वगैरह में पुआ पकवान वगैरह जब बनाती है तो दाल वगैरह धोने में, चावल धोने में इस तरीके की प्रक्रिया उन्होंने किया है, और ये हमने देखा भी है, जो हमारे लिए कॉमन सी बात रही है। चीज़ें को इतना ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद एक जो तीसरी बातें रही हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो हमने अभी 2 बातें की थी। आगे है सहायता मिलती है, परंतु कुछ आपके चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिली हुई है। चाय की छन्नी में एक बात और भी है, लेकिन जब ये 2 प्रक्रिया किए, एक तो पहला जल में घोले, उससे भारी पार्टिकल्स नीचे रह गए, अंदर ऊपर में जो गंदगी पार्टिकल्स था उसको हमने देखा कि वो ऊपर हो गई, बाद में हम उसको पानी को गिरा दिए तो वो पानी हट गई, तो जो मेन पार्टिकल है वो बच गया। लेकिन कई बार आप ऐसे भी कंडीशंस देखते हैं कि कई बार आप चाय में अगर आप चाय बनाएं, और चाय में जब आप बनाते हो और चाय में अगर यही विधि अपनाने की कोशिश करो, तो क्या सारे चाय पत्ती बाहर निकलेंगी? नहीं निकलेंगी ना, कुछ चाय पत्ती के अंश चाय के अंदर रह ही जाएंगी। तो ये दोनों जो हम काम कर रहे हैं वो तो कई बार फेल हो जाएंगी। ऐसे में हम एक तीसरे विधि का नाम लेते हैं, और जिसका नाम है क्या नाम है भाई, ओके, जिसका नाम है निस्यंदन। भाई नाम भी थोड़ी अजीब है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली तौर पर हम एक छन्नी लेते हैं, छन्नी को चाय में
छन्नी में चाय, अच्छा ठीक है, छन्नी से चाय को छानने के प्रयास करते हैं और इससे क्या होती है कि चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय बेसिकली तौर पर अलग हो जाती है। इस तरीके की प्रक्रम को हम निस्यंदन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात रही है। आइए हम इस तरीके की चर्चा कर लेते हैं। तो हमने 3 चीजें देखी, एक पहला अवसादन, दूसरा निस्तारण और तीसरा निस्यंदन। और तीनों चीजें हमने कई बार घरों में करते हुए या हम खुद भी करे हुए रहते हैं। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें देखते हैं कि निस्यंदन करने की और भी विधि है, जैसे फिल्टर पेपर वगैरह भी। ठीक है, फिल्टर पेपर का आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक कॉमनली क्वेश्चंस भी रह सकते हैं कि फिल्टर पेपर किसका काम आ सकता है। तो भाई ये निस्यंदन का काम आ सकती है। फिल्टर पेपर बेसिकली क्या होती है कि उसमें छोटी छोटी छिद्र होती है, या आप देख लो टिश्यू पेपर देख लो, उसमें से अगर आप कचड़े वाले पानी को उझलने की कोशिश करोगे तो उससे जो पानी है वो थोड़ी सी आपको फ्रेशनेस नजर आती रहेंगी। और धीरे धीरे अगर 3-4 बार उस तरीके के टिश्यू पेपर से आप करोगे तो वो पानी अपने आप साफ आपको नजर आएंगी। इसके बाद है आपके पास एक और विधि जो मेनली तौर पर आपको पढ़नी है, जिसमें हम लोग वाष्पन विधि जिसे हम कहते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि वाष्पन विधि क्या है और इसी विधि से हम नमक और बेसिकली तौर पर उसमें मिले हुए कचड़े को अलग करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। देखो, अगर इसकी हम चर्चा करें तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मान लेते हैं कि आपने एक नमक लिया और एक बालू का पार्टिकल है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब कोशिश करेंगे कि ये नमक को अलग कर ले और बालू को अलग कर ले। इसके लिए हमें क्या करना है कि उन दोनों को जल में घोल लिए, जो पार्टिकल घुलना था घुल गया। अब हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा कि वो जो पानी है वो भाप बनकर उड़ना चालू हो जाएंगी और उन्हीं भाप के पानी को हम अलग एक बर्तन लेकर के उनको अगर संग्रहित करेंगे तो जब वो ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक नमक अलग हो जाती हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। आइए इसके बारे में भी आपको कुछ बहुत यहाँ आइडिया दिया हुआ है, तो वो पढ़ लेते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया नियंत्रण होती रहती है। और इसी प्रक्रिया में आप देखोगे कि नमक बनाने की प्रक्रिया समुद्री इलाकों में, बड़े बड़े खेतों में ऐसे ही समुद्री पानी को फैला दिया जाता है, बाद में वो पानी वाष्पन बन करके उड़ते चले जाते हैं तो नीचे नमक के पार्टिकल्स बैठते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हम लोगों ने वाष्पन प्रक्रिया के अंदर चर्चा की है। जैसे यहाँ पर आप इमेज के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 2 इमेजेस दिख रही होंगी आपको, प्यारा सा इमेज जिसकी चर्चा हमने की है, ये रही है। अब यहाँ पर पृथक्करण की 1 से अधिक विधियां का उपयोग भी हम एक साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक ही विधि से हम किसी भी चीज को पृथक्करण करें। हमारे पास अलग अलग विधि है जिसके थ्रू भी हम उसे पृथक्करण कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग एक बात यहाँ पर देख रहे हैं, वो है संघनन। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले चैप्टर्स, आने वाले एक्सरसाइजेज के अंदर। लेकिन एक बात जो आपको समझनी है कि मान लेते हैं कि आपने क्या किया, जो नमक था उसको पानी में घोले और इस तरीके से आपने उसे गर्म किया, तो वो पानी के जो पार्टिकल भाप बन करके एक पात्र में हम लोग रख दिए। अब वो पात्र में क्या हो रहे हैं कि वो धीरे धीरे उस तरीके के जमना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। मेनली तौर पर आगे भी हम चर्चा करेंगे कि जब द्रव से ठोस बनाया जाएगा तो इस तरीके की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इस पर एक अलग विस्तारित टॉपिक है जहाँ ठोस, द्रव और गैस की टॉपिक आएंगी, जहाँ पर हम इस पर विस्तार चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसे इतना ही चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की विलयन आपको देखने को मिलेंगी। एक तो हमारे पास संतृप्त विलयन होंगी और एक होती है असंतृप्त विलयन, जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर आप संतृप्त विलयन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि
अगर हम कोई वाटर ले लें, पानी ले लिया और उसमें नमक घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने शुरुआत में क्या किया कि एक जो गिलास है, एक गिलास हमने पानी ले लिया, उस गिलास में 1 चम्मच नमक डाले और घोल दिए तो वो घुल गया। फिर दूसरा चम्मच डाले, फिर वो घोले, घुल गया। तीसरा चम्मच डाले तो हमने देखा कि वहाँ पर नमक के कुछ कुछ पार्टिकल्स अभी भी मौजूद है उस पानी के अंदर, यानी पूरी तरीके से नहीं घुला। तो इस बात से हमें ये पता लग जाती है कि अब ये जो विलयन है, यानी जो वाटर जो अब हम लोगों ने लिया था, वो पूरी तरीके से संतृप्त हो चुकी है। अब इसमें और भी कोई नमक के पार्टिकल्स नहीं घुले जा सकते हैं। ये पर्याप्त हो गई, ये संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। दैट सिंपल। जैसे संतृप्त का एक लोकल लैंग्वेज में आप ये भी कह लो कि भैया कोई पैसा आपसे मांगा, आपने पहले 50 दिया, खुश नहीं हुआ, 100 दिए, खुश नहीं हुआ, 150 दिए, खुश नहीं हुआ, फिर 500 दे दिए, लो भाई जाओ जी लो जिंदगी। अब वो खुश है, अब वो लेना नहीं चाहता, वो संतृप्त है। यही बात है। तो इसी तरीके का विलयन में है कि जब भी हम कोई भी पदार्थ लेकर के उसमें कोई अन्य पदार्थ घोलने की कोशिश करते हैं और जब उसकी मात्रा पर्याप्त हो जाती है और उससे अधिक मात्रा वो नहीं ले पाता है उसको घोलने के लिए, तो हम कहते हैं कि भैया ठीक है, तुम संतृप्त हो चुके हैं। तो यही एक बात है, ध्यान में रखने वाली चीजें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अच्छा, अभी एक जो चर्चा हमें ध्यान में रखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर एक कॉमन सा पॉइंट है। वो ये पॉइंट है कि हम लोगों ने देखा कि एक वाटर के अंदर नमक घोल रहे हैं, वो संतृप्त हो चुका है, लेकिन यही संतृप्त की प्रक्रिया को और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें और भी नमक घोल सकते हैं क्या? अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम कहेंगे हाँ घोल सकते हैं। तो इसकी क्या विधि है? तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें अब हम इसे गर्म करके घोल सकते हैं, यानी कि जब इसमें हीट देंगे तो इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ने लगेंगी, यानी इसमें और भी पार्टिकल्स आप घोल सकते हो, यानी ताप देने से इसकी संतृप्त की प्रबलता बढ़ जाती है, यानी हम इसमें और भी चीज़ें घोल सकते हैं। तो ये एक कॉमन सी पॉइंट रहेंगी जिसको आपको ध्यान में रख करके चलनी है कि यानी आप किसी भी विलयन को गर्म करेंगे तो उसमें घोलने की प्रबलता बढ़ जाती है, यानी हम इसकी चर्चा यहीं तक रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी एक बात यहाँ कॉमनली बात लिखी गई है, वो भी हम आपके सामने शेयर कर दे रहे हैं कि यहाँ पर जब विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्रा को घोलता है, यानी इसकी क्या मतलब हुई? इसका सिंपल सा साधारण सा ये मतलब हुआ कि आप जल लेते हो, उसमें चीनी की घोलने की मात्रा अलग हो सकती है, नमक की घोलने की मात्रा अलग हो सकती है, कोई और पदार्थ घोल रहे हैं उसकी मात्रा अलग हो सकती है। कोई ज़्यादा घोल सकता है, जैसे चीनी 4 चम्मच घोल सकती है, नमक 3 ही चम्मच घोल ले, ऐसा भी हो सकता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होती है। फाइनली अब हम लोग आते हैं इसके समरी के ऊपर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पर्पस के लिए भी हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अभी 1 घंटे होने में हमारे समय भी बची है, तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं हस्तचयन, निष्पावन, चावल, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयव को पृथक करने की कुछ विधियां हैं, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। हस्तचयन जिसमें हाथ से चुनना, निष्पावन जिसमें पवन का यूज करके मतलब इस तरीके का उड़ाना, चालन जिसमें चाल करके, अवसादन विधि रही है, अवसादन जिसमें जल में घोलने पर वो भारी पार्टिकल्स नीचे और हल्के पार्टिकल्स ऊपर, निस्तारण जिसमें जल के जो ऊपरी पार्टिकल्स है उसको उधेड़ करके बाहर निकालना, निस्यंदन जिसमें हम छन्नी वगैरह या बाकी सारे टिश्यूज पेपर वगैरह यूज करके अलग करने की विधि रही है,
आगे बात करेंगे, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा और अनाज को निष्पावन विधि यानी कि हवा में इस तरीके का उड़ा करके अलग कर सकते हैं। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्तारण प्रक्रिया द्वारा पृथक में किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे कि जो रेत अगर हम लोग ले रहे हैं तो रेत को, मिहिन रेत जो है उसको अलग करने में और बड़े रेत को अलग करने में हम चालन विधि उपयोग करते हैं। ऑटोमेटिक सी बात रही है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप रेत को बेसिकली तौर पर पानी के अंदर अगर आप घोलते हो तो बेसिकली तौर पर रेत के जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठेंगे और जल की मात्रा ऊपर, बाद में जल को अलग कर दो, भाई रेत ही बचेंगे। दैट सिंपल। तो यही चर्चा रही है। क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन इस पे होंगी नहीं, ठीक है। एक एक बार ऊपर ऊपर। पहला नंबर के क्वेश्चन पे आइए, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण दीजिए। भाई अलग इस वजह से करते हैं ताकि उस पदार्थ की शुद्धता हम ला सकें, और दूसरी बात कि उसकी उपयोगिता एक अच्छे रूप में कर सकते हैं। यही हमारी अवधारणाएं रहती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। निष्पावन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग होती है, इस पर हमने डिफिनेशन चर्चा कर ही लिया। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? पकाने से पहले हस्त चयन विधि कर लो, चालन विधि कर लो, दैट सिंपल। छालन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग होती है? भाई छालन से क्या अभिप्राय है? चाय को छानना, दैट सिंपल। और इससे क्या उपयोगिता है? चाय की अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग करना। इन सारे क्वेश्चन को बस आप एक एक बार सोचे समझे ताकि आप डिफिनेशन जो पढ़े हैं वो पीछे वो याद रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? अभी तो है, जल को रेत में घोल दो, जल को बाहर निकाल दो, काम हो गया, यानी निस्तारण विधि लगा लो। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? आटे और चीनी से तो हम इसे छानन विधि से कर सकते, चलनी जो छोटी छोटी छिद्र वाली होती है उससे कर सकते हो आप। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? यानी गंदे जल से शुद्ध जल कैसे प्राप्त करेंगे? फिल्टर लगा करके भाई, और नहीं तो फिल्टर पेपर लगा दो 4-5 लेयर का, और फिर उसमें से गंदी जल को उझलोगे तो आपको नीचे शुद्ध जल देखने को मिलेंगी। रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? भाई धान से उसके डंडियों को पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग विधि भी कह सकते हैं। हस्त चयन भी ला सकते हो, लेकिन ठीक है, थ्रेसिंग ज़्यादा उपयोगिता मानी जाएगी। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई साहब यही तो सवाल है कि दूध को कपड़े में उछले, दूध नीचे गिर गया, उसका जो छाछ है जो है वो कपड़े में रह जाती है, छानन विधि ऑटोमेटिक लगा रहे हैं। और आगे है हमारे पास, समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वाष्पन विधि द्वारा, हमने इस पर चर्चा किया था। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है, उसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई इसमें हम लोगों ने क्या बोले थे, अस्पावन विधि हम लोगों ने यूज किया था, एक बार आप पीछे भी देख सकते हो। हाँ, ने अवसाधन विधि जो हम लोगों ने यूज किया था कि रात भर बाल्टी में छोड़ेंगे तो जो गंदगी है नीचे बैठ जाएगा, शुद्ध जल ऊपर रहेगा, शुद्ध जल को अलग कर लो। यही हमारा पर्सपेक्टिव था जो अवसाधन विधि में हम लोगों ने किया था। सत्य अथवा असत्य की खोज करनी है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। भाई ये गलत है, दूध को पानी में मिलाओ, पता नहीं चलेगा कि दूध है कि पानी मिलाया हुआ दूध है, तो ये गलत वाली बात है, ये हमारा गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, ख नंबर में, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। नमक और चीनी को निष्पावन, भाई उड़ा करके चीनी और नमक को अलग नहीं कर सकते, दोनों लगभग सेम क्वांटिटी में होती है।
ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, छान करके, जो हमने बात भी किया था चर्चा में, तो कर सकते हैं। दैट इज ए करेक्ट आंसर। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। तो अनाज और भूसे को निस्तारण विधि द्वारा, भाई कैसे, कोई ऑप्शन है? हाँ कैसे? तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पहले जल में घोल सकते हैं, और घोलने के बाद क्या होगी कि भूसे ऊपर हो जाएंगी, तो बस पानी को उधेड़ोगे तो अनाज नीचे बैठ जाएंगी और कचरा बाहर। तो हो सकता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। भाई इस सब की कोई मतलब नहीं है, ये सब बच्चों के लिए सोचने की चीज़ें हैं, हम लोग के लिए नहीं है। आप चाहो तो एक चर्चा कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पर आएंगे, जहाँ पर हमारे चारों ओर के परिवर्तन पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन। तो हम लोग दो ही तरीके का परिवर्तन देखते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। कल की क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अंतराल में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार एंड नमस्कार। थैंक यू।